शिष्टाचार के नाते बधाई बनता है, लेकिन एक आम आदमी की तरह यदि सोचें, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह मैं सोचता हूं, तो वो शिष्टाचार के लायक भी नहीं है। शुरुआत तो उन्होंने सपने लोगों को दिखाए और 11 साल पूरे होते होते सिंदूर उजाड़ने तक पहुंच गया। इन 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेतागण खूब ढिंढोरा पीट रहे हैं, धुआंधार भाषण दे रहे हैं, लेकिन यदि देखें इन 11 सालों में मिला क्या है, तो एक एक योजनाएं पूरी तरह से विफल और धुआं धुआं हो चुका है। मोदी जी की पूरी राजनीतिक यात्रा देखें तो विघटन और विभाजन की राजनीति रही है। 11 साल के इतिहास को याद करिए। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने विघटन विभाजन की राजनीति की और पूरे देश में सभी समाज के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, असुरक्षा की भावना से घिरे हुए हैं और बार बार प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों से उसमें घी डालने का काम कर रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कपड़ों से पहचान हो जाती है, कभी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पंचर बनाने वाले से उसके पहचान बन जाती है, कभी शमशान और कब्रिस्तान की वो बात करते हैं। आदिवासियों और दलितों पर अत्याचार से वो विचलित नहीं होते, लोगों को अपमान करने में उनको बड़ा मजा आता है। उनके लोग चाहे दलितों को अपमानित करें, प्रताड़ित करें, आदिवासियों को प्रताड़ित करें, महिलाओं को प्रताड़ित करें और तो और सेना के अधिकारियों को भी यदि अपमानित करें तो उनके खिलाफ वो कोई कार्रवाई नहीं करते। विकास की झूठी कथा देश के सामने परोसा जाता है, आंकड़े में हेर फेर करके वो बताने की कोशिश करते हैं कि हमने इतना विकास किया और झूठे आंकड़े वो पेश करते हैं। स्थिति आपने देखा कि किस प्रकार से अभी कुंभ हुआ, महाकुंभ हुआ और बताया गया कि उसमें केवल 31 मौतें हुई, जबकि बीबीसी की रिपोर्ट ये कहती है कि 82 लोगों की मौतें हुई और 26 लोगों को नगद भुगतान करके उसे चुप करा दिया गया। उसी प्रकार से नोटबंदी की घटना आप देखें। नोटबंदी में उन्होंने दावा किया था 500 और 1000 के नोट बंद करके उन्होंने कहा कि काले धन वापस आएंगे, पूरे देश को लाइन में लगा दिया। कितने लोगों की जानें चली गई, कितने लोग के पास पैसा नहीं था, इलाज के बिना लोगों की मृत्यु हो गई। कितने ऐसे नौजवान हैं जो इंटरव्यू के लिए जाना चाहते थे, जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। शादी ब्याह तक के रूप प्रभावित हुआ था और उन्होंने कहा था 50 दिन मांगे थे, जिस चौराहे में मुझे खड़ा कर दीजिएगा। 50 दिन क्या, हजारों दिन बीत गए, लेकिन नोटबंदी का फायदा क्या हुआ किसी को पता नहीं। 99.3% राशि रकम आरबीआई में जमा हो गया। ये दावे खोखले हैं कि काला धन वापस आएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि नक्सलवाद और आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, लेकिन दावे के विपरीत घटनाएं घट रही है। वैश्विक महामारी कोरोना जब आया तब उसे लड़ने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए न इनके पास दवाई उपलब्ध था, न ऑक्सीजन उपलब्ध था।
बल्कि पूरे देश के लोगों को ताली बजाने के लिए, थाली बजाने के लिए, मोमबत्ती जलाने के लिए कहा। 21 दिन का लॉकडाउन उन्होंने अचानक घोषित कर दिया। पूरे शहर के लोग अपने अपने प्रदेशों में लौटने के लिए बाध्य हो गए। इसी दिल्ली में लाखों लोग सड़कों पे थे, बॉम्बे में लाखों लोग सड़कों पे थे। गुजरात से आने के लिए कोई ट्रेन नहीं था, न बस मिल रहा था। पैदल चलते चलते कितने लोगों की जानें चली गई। बिना इलाज के कितने लोग काल कवलित हो गए। शमशान घाट में कतारें लगी थी। गंगा किनारे में लाशें पटी हुई थी। और ये नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे उस समय। मध्य प्रदेश की सरकार उनको बनानी थी, इसलिए वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। सेकंड फेज के लॉकडाउन की बात करें तो बिना विचारे लॉकडाउन जो लगाया उस समय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सचेत भी किया था, इससे दूरगामी परिणाम होंगे, बिना तैयारी के इस प्रकार से न करें। लेकिन कहाँ मानने वाले, कहाँ सुनने वाले। स्थिति देखें कि जो आंकड़े हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोगों की मौतें हुई। वैक्सीन लाया गया, वैक्सीन का खूब प्रचार किया गया और उस सर्टिफिकेट में अपना फोटो भी छपवाए। लेकिन स्थिति ये है कि पोस्ट कोविड भी लोगों की मौतें हो रही है, उसका कोई अध्ययन नहीं है। जवान लड़के लड़कियां जिम में एक्सरसाइज करते हुए लोगों की मौत हो रही है। शादी के समय फेरे वरमाला डालते डालते लोगों की मौत हो रही है। ये स्थिति पूरे देश में है और अभी भी पोस्ट कोविड की जो समस्या है उससे जूझ रहे हैं, लेकिन उसका कोई निदान नहीं है। तीसरी बात यह है कि भारत की अपनी विदेश नीति रही है और उस विदेश नीति नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह जी तक जो विदेश नीति उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया और इस कारण से पूरी दुनिया में भारत के आवाज़ को बड़ी गंभीरता से सुनते भी थे और उसको उसके हिसाब से लोग जुड़ते भी थे। लेकिन अभी जो हाल की जो घटना घटी, जो आतंकवादी घटना हुआ और आतंकवादी घटना के पूरे देश ने, दुनिया ने उसकी आलोचना की। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्थिति ये है कि कोई भी बड़े राष्ट्रों को छोड़ दीजिए, छोटे छोटे देश हैं वो भी हमारे साथ नहीं खड़े थे। पाकिस्तान तो हमारा विरोधी शुरू से रहा, दुश्मन देश रहा है। लेकिन हमारे पड़ोसी जितने भी देश हैं, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। और ऊपर से स्थिति ये कि जो कहते थे पापा ने वार रुकवा दी, स्थिति ये है कि जब भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, लड़ाई चल रही थी, उस समय अमेरिका आधा घंटा पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि मैंने सीज फायर करवा दिया। और एक बार नहीं 11 बार, न केवल मीडिया के माध्यम से बल्कि अमेरिका के कोर्ट में भी उन्होंने हलफनामा दायर के गवर्नमेंट के तरफ से कि हमने सीज फायर कराया और व्यापार की धमकी देकर रुकवाया। पूरा देश सन्नाटे में था, अपमानित महसूस कर रहा था कि आज तक के भारत कभी दूसरे देशों की मध्यस्थता स्वीकार नहीं किया। एक झटके में भारत का स्वाभिमान तार तार हो गया। प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय खूब बोलते हैं, लेकिन ऐसे समय में चुप्पी साध लेते हैं। एक बार भी अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान का उन्होंने खंडन नहीं किया। लगातार वो बोलते रहे, अपमानित करते रहे, लेकिन एक बार भी बोलने की हिम्मत
साहस वो नहीं दिखा पाए। आखिर क्या मजबूरी थी कि वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये स्थिति ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया से हम अलग थलग पड़ गए हैं। इसके पहले तो पूरा विश्व गुरु बन के घूमते थे। जितने देश वो घूमे हैं प्रधानमंत्री जी, उसमें से 1/4 देश भी समर्थन में खड़ा हो जाता ऑपरेशन सिंदूर में, वो तक नहीं हुआ। ये बेहद दुर्भाग्यजनक स्थिति। संवैधानिक संस्थाओं का जिस प्रकार से दुरुपयोग इन 11 वर्षों में हुआ है, जो संवैधानिक संस्थाएं प्रजातंत्र को मजबूत करने का काम करती है, यदि विधायिका या कार्यपालिका कोई गलत कदम उठा ले तो न्यायपालिका में हम लोग जाते थे कंप्लेन करने के लिए। अनेक संस्थाएं बनी हुई थी, चाहे वो ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, डीआरआई हो, सारी संस्थाएं, एनआईए हो, जहां इस प्रकार से गतिविधियां होती थी, इन संस्थाओं के माध्यम से चाहे वो भ्रष्टाचार रोकने की बात हो, चाहे आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के काम हो, वो सारी चीज़ें की जाती थी। लेकिन आज सबको दबाव में, और तो और जो इलेक्शन कमीशन है वो भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के दबाव में है और कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है। ये अपने भारतीय जनता पार्टी के हितों के सुरक्षित करने के लिए इन संस्थाओं का दुरुपयोग जो किया जा रहा है, इसके कारण से निश्चित रूप से प्रजातंत्र कमजोर हुई है। स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री पहली बार कभी उसके शिक्षा के बारे में चर्चा नहीं हुई, लेकिन उनके सर्टिफिकेट के बारे में चर्चा हो रही है, कितने पढ़े लिखे हैं उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो स्थिति तो ये है, अनपढ़ हैं कि साक्षर हैं, इसकी भी चर्चा देश में हम सुन रहे हैं। लेकिन कुपड़ है, ये भी हमने देखा है कि किस प्रकार से आज वैज्ञानिक युग है, लेकिन नाली के गैस से किस प्रकार से आप खाना पका सकते हैं, चाय बना सकते हैं, इसके बारे में ज्ञान बांटते हुए प्रधानमंत्री जी दिखाई देते हैं। बादलों में राडार काम नहीं करता, इसके बारे में ज्ञान बांटते हमने देखा है। किस प्रकार से बच्चों को मौसम का असर नहीं पड़ता, उसके बारे में ज्ञान बांटते हमने देखा है। तो इस प्रकार से हमको एक कुपड़ प्रधानमंत्री मिला 11 साल में, और 11 साल में देश का बड़ा दुर्भाग्य कि ये मोदी सरकार के नाकामी असफलताओं का 11 साल है। 11 साल में छल प्रपंच झूठ की राजनीति रही, सच को जनता से छुपाया गया। इन 11 वर्षों में अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब होते गया। 11 साल में चुनावी चंदा उद्योगपतियों के हाथों से किस प्रकार से लिया गया, सुप्रीम कोर्ट के ने जो निर्देश इलेक्शन कमीशन को दिया और वेबसाइट जारी किया, उससे स्पष्ट हो रहा है कि चंदा दो और धंधा लो, ये इनका रहा है। जो खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो भी नारा देते हैं उसके विपरीत वो कदम उठाते हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो केवल वही खाएंगे, दूसरे खाने नहीं देंगे। चंदा वही भर लेंगे, दूसरे को नहीं देंगे। इस प्रकार से इनकी राजनीति रही। नौजवानों को छला गया। 2 करोड़ रोजगार देने की बात तो उन्होंने की थी, लेकिन अब तो ये है कि रेलवे में भर्ती बंद है, सार्वजनिक उपक्रम बिक रहे हैं, आरक्षण का कहीं पालन नहीं हो रहा है। ऐसे स्थिति इस देश के अर्थनीति से लेकर विदेश नीति में सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया है। प्रधानमंत्री जी कैमरा जीवी हैं। शून्य में भी हाथ हिलाते हुए आपको दिखाई देंगे, कभी टनल में, कभी ब्रिज में। कोई होता नहीं तो शून्य में हाथ हिलाते हुए कैमरा भर रहना चाहिए। ये स्थिति, और जितने दावे इन्होंने किए
कि हम 4 करोड़ लोगों को पक्के आवास दिए। आज महंगाई बढ़ी हुई है और 1,20,000 में किसका मकान बनता है? ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में मकान बने हैं, खाली पड़े हुए हैं, कोई जाने के तैयार नहीं है। इस 81 करोड़ लोगों को वो 5 किलो राशन दे रहे हैं। आज स्थिति क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, सरकार क्या मांग रही है? आप थंब इम्प्रेशन दीजिए और OTP दीजिए। अब किसी के पास मोबाइल नहीं है तो OTP कहाँ से देगा? राशन नहीं बांटने का नया तरीका ढूंढ लिए हैं। और उसके बाद आप 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। 25 करोड़ लोगों को आप गरीबी रेखा से ऊपर ले आए हैं, तो हो गया 106 करोड़ हो गया। देश की आबादी 140 करोड़। तो आपके आंकड़े, आपके दावे खुद ही उसका विरोध कर रहे हैं, विरोधाभास आपकी। उसी प्रकार से आयुष्मान भारत योजना, 55 करोड़ लोगों को आप निःशुल्क चिकित्सा, लेकिन आप देखेंगे उसमें लोगों को कितना लाभ मिल पा रहा है। लोग उसका लाभ ले ही नहीं पा रहे हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये योजनाएं बिल्कुल, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना में आप कहते हैं कि हमने 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस सिलेंडर दिया, लेकिन रिफिलिंग कितने लोग कराए? 25% से अधिक लोग हैं वो रिफिलिंग ही नहीं कराए, एक बार भी नहीं कराया। कोई परिवार एक बार कराया, कुछ हैं वो 3-4 बार कराए। इसका मतलब ये है कि आपने इस प्रकार से योजना बनाई कि आम जनता उसका लाभ नहीं ले पाए, बल्कि जिस दिन से आपने ये उज्ज्वला योजना शुरू की उसी दिन से गैस सिलेंडर का भाव बढ़ना शुरू हुआ। 450 से बढ़ते बढ़ते आज 1100 हो गया। तो उसका लाभ आम जनता उठा नहीं पा रहे हैं, बल्कि उसका लाभ आपके उद्योगपति मित्र इसको उठा पा रहे हैं। ये आप गरीबी रेखा से नीचे से ऊपर उठाने की बात आप करते हैं। लोकसभा में, राज्यसभा में कितने क्वेश्चन पूछे गए कि आपका पैमाना क्या है गरीबी रेखा नापने का? MPI तो नहीं है, उसे आवास, उसके पानी, इसी की बात हो सकती है, लेकिन उससे गरीबी रेखा का पैमाना नहीं है। और आपके पास गरीबी रेखा नापने की कोई योजना नहीं है। आप जनगणना नहीं करा रहे हैं। इससे सारी बातें आती तो 2011 के जनगणना के हिसाब से आप सारी योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग उस दायरे में आ गए हैं, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। और जैसे आप बता रहे हैं 25 करोड़ लोग बाहर आ गए हैं, तो 2011 जनगणना के हिसाब से उसको लाभ ही मिल रहा फिर, लेकिन जो नए हैं उसको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, उसी प्रकार से महिला आरक्षण की बात आप कर रहे हैं। आप लोकसभा में पारित कर दिए, कब लागू होगा उसका पता नहीं। जनगणना 2027 में होगा, लागू कब होगा? उसी प्रकार से जैसे अभी जाति जनगणना करने की बात करती, लेकिन कब? लेकिन महिला आरक्षण में भी OBC महिलाओं को कोई स्थान नहीं है। जाति जनगणना के बारे में उसका फॉर्मेट क्या होगा, राहुल जी उससे सवाल किए हैं, लेकिन उसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। आपके सारी किसानों के बारे में कहाँ आय दुगुना करने की बात आपने की थी? कहाँ आपने ये कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे? आज भी किसान अपने उत्पाद को औने पौने दाम में बेचने के लिए मजबूर हैं। आप हरियाणा में, मध्य प्रदेश में 3100 रुपया में धान खरीदी की घोषणा आपने की थी, प्रधानमंत्री खुद कहा था, लेकिन क्या खरीद रहे हैं वहाँ? क्या लघु उपज की खरीदी हो रही है? क्या मिलेट्स के समर्थन मूल्य में खरीदी कर पा रहे हैं? कहीं नहीं हो रहा है। आप जो कहते हैं कि जो गरीब किसान हैं उसके लिए आपने योजना बनाई, लेकिन आपके आंकड़े बता रहे हैं कि 17% जो किसान हैं उसको जो पहले दिए थे 10 करोड़ समथिंग, अब उससे भी कम हो गया, 17% की कमी आ गई है। आज स्थिति ये है कि देश में किसान, अब चूंकि बारिश, मानसून आ गया है, केरल में प्रवेश कर गया है,
जून का महीना है, खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। डीएपी नहीं मिल रहा है पूरे देश में। डीएपी खाद जो किसानों को सबसे प्रिय खाद है, जो किसान सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, डीएपी और यूरिया, तो आप डीएपी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। कई राज्यों में आपको बीज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो आप कृषि को हतोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। फसल बीमा योजना, आप अपने मित्रों को लाभ पहुंचा रहे हैं। 30% कृषि ही इसमें कवर हुआ है और बीमा की राशि भी 6 महीने से 12 महीने मिलने में लग रहा है। अभी कितने ही राज्यों में ओले गिरे, बेमौसम बारिश हुई, उसमें फल सब्जी गर्मी फसल बर्बाद हुआ, बीमा का कोई लाभ नहीं मिला है। तो आप जो जितनी भी योजना आप बता रहे हैं, शौचालय की बात आप करते हैं, जिन जिलों को, जिन गांवों को आपने ओडीएफ प्लस घोषित किया हुआ है, आज भी खुले में शौच करने के लिए मजबूर है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कारण ये है कि पानी की कमी। आपने शौचालय तो बना दिया, पानी है ही नहीं। यदि मैदान में जाते हैं तो 1 लोटा पानी लगेगा, लेकिन यदि आप टॉयलेट में जाते हैं तो 5 लीटर पानी लगेगा आपको। पानी है ही नहीं। उसी प्रकार से नल जल योजना भी आपका असफल साबित हुआ। नल जल योजना, टंकी तो बन गया, पाइपलाइन बिछा नहीं, पाइपलाइन लग गया तो टोटी नहीं, टोटी लग गया तो उसमें हवा निकल रहा है, पानी नहीं आ रहा है। आज भी गांव में टैंकर चलाने के लिए बाध्य हो गए, क्योंकि नए ट्यूबवेल हो नहीं रहे, क्योंकि नल जल योजना आपने शुरू कर दी। तो जैसे पहले सरकारें, राज्य सरकारें ट्यूबवेल करने की व्यवस्था करती थी, भारत सरकार भी ट्यूबवेल करने के लिए पैसा देती थी, अब वो योजना बंद कर दी है। अब जैसे उज्ज्वला योजना शुरू कर दिए तो केरोसिन गरीब लोगों को एक बहुत सस्ता साधन होता था, उसको आपने बंद कर दिया। केरोसिन नहीं मिल रहा है, उज्ज्वला गैस भरा नहीं रहे। उसी प्रकार से अब नल जल योजना आपने शुरू कर दी, पानी आ नहीं रहा है, हैंडपंप आप दे नहीं रहे, पुराने पंप यदि खराब हो गए तो आम आदमी उसमें परेशान हो रहा है। तो ये स्थिति आपकी है। धारा अनुच्छेद 370 की सफलता की गुणगान खूब आपने किया, लोग आप पे विश्वास किए और घूमने कश्मीर गए, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं, 26 लोग मारे गए, अपराधी आज तक पकड़े नहीं गए। मैंने पिछले पत्रकार वार्ता में प्रश्न कर दिया था, आपके प्रश्न से उत्तर मैंने दिया था कि सिंदूर ऑपरेशन कितना सफल। मैंने ये उत्तर दिया कि 4 आतंकवादी नहीं पकड़े गए हैं, तो इसको सफल कैसे मानेंगे। सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि वहाँ वो केंद्र शासित राज्य है, इसलिए सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, चाहे पुलिस व्यवस्था हो, चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो। चूँकि कश्मीर है इसलिए अर्धसैनिक बल भी है, सेना भी है, सब कुछ है। हमसे सवाल करते हैं कि आपने मुंबई आतंकी हमले में क्या किया, तो उस समय हमने एनएसजी उतार दिया था। आप किसको उतारे? अमित शाह जी को। अमित शाह जी उतरे, लेकिन 4 आतंकवादी पकड़े नहीं गए। वहाँ एनएसजी उतारे, सारे आतंकवादी मारे गए और कसाब पकड़ा गया, वो उसको बाद में फांसी हो गई। लेकिन आप अमित शाह को उतार दिए, तो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और अमित शाह जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। वो तो इस्तीफा नहीं दिए, लेकिन मेरे यहाँ छत्तीसगढ़ में करीब 55 छापे पड़े उस बयान के बाद। आज फिर से पत्रकार वार्ता कर रहा हूं तो फिर से कोई संभावना बनती है। लेकिन कश्मीर के साथ अन्याय हुआ है, उसको राज्य का दर्जा नहीं मिला। उस राज्य का दर्जा था, उसे छीन लिया आपने। सुरक्षा की चूक हुई, आज तक कि उसके न जांच हुई न जांच की रिपोर्ट आई। जांच हुई नहीं तो रिपोर्ट कहाँ से आई? किसी की जिम्मेदारी तो आपको तय करना पड़ेगा। तो ये स्थिति इस सरकार की है।